Hello students, welcome to our channel Motion Explain GSEB Made Easy. In this video हम लोग चैप्टर 5th सब्जेक्ट सोशल साइंस स्टैंडर्ड 9th द नेम ऑफ द चैप्टर इज मूवमेंट टुवर्ड इंडिपेंडेंस। आज़ादी के लिए 1920 से 1947 यानी 1920 से लेके 1947 के बीच के सारे इवेंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। So moving toward to the first point that the period from 1920 to 1947 is considered as a Gandhian age. अब ये पीरियड के दौरान 1920 के बाद गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया के हालात देखे और उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, उनको बहुत बैड फील हुआ कि हमारा देश खुद अभी अंग्रेज़ों का गुलाम है। क्योंकि रिसेंटली इससे पहले वो महात्मा गांधी जी थे, वो साउथ अफ्रीका में थे, जिन्होंने वहाँ पर जो रेसिज्म को ख़त्म करने में साउथ अफ्रीकन लोगों की बहुत मदद की थी। सो नाउ पॉइंट नंबर 2, इट स्ट्रगल फॉर द इंडियन फ्रीडम टू। ये साथ साथ में देखा जाए तो गांधी जी ने तो मूवमेंट तो शुरू किया था और साथ में इंडिया की आज़ादी के लिए भी उन्होंने शुरुआत कर दी थी। किस तरीके से शुरुआत करी थी? सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ पे हुआ था जिससे बहुत ही ज़्यादा इंडियंस को बुरा लगा था कि उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन होता क्या है कि हर साल गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, वो इंडिया में एक डेलीगेट्स भेजती है जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखे, ऑब्जर्व करे, काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब ये जो कमीशन होता था ये हर 10 साल में भेजा जाता था, पर लेकिन इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 साल कंप्लीट होते ही भेज दिया। और सेकेंड थिंग, इस कमीशन को जो लीड कर रहे थे उसका नाम था सर जॉन साइमन। इसके लिए इस कमीशन का नाम जो पड़ा है साइमन कमीशन नाम रखा गया है और इसमें टोटल 7 मेंबर थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे साइमन कमीशन के साथ ये हुई क्योंकि इसमें जितने भी जो मेंबर थे वो सारे ब्रिटिश में मेंबर थे। एक भी सिंगल इंडियन इसमें नहीं था। देयर वॉज नॉट अ सिंगल मेंबर इन दैट, वो भी इंडियन। सो इंडियंस के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने सजेस्ट किया कि दैट ये कमीशन जो है वो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को हैंडल करने के लिए आया है, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें इंडियंस को भी ऐड किया जाए ताकि आपको और ज़्यादा सही रिपोर्ट मिल सके और इंडिया को जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको सही से एफिशिएंट करने के लिए ज़्यादा मदद होगी। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, तो जो कमीशन था ब्रिटिशर ने उनको इस रिकमेंडेशन को टोटली तरीके से रिजेक्ट कर दिया, ना बोल दिया कि सॉरी हम ये नहीं कर सकते हैं। जब इंडियंस लोगों को ये बात पता चली तो इंडियंस लोगों को बुरा लगा और उन्होंने क्या किया, इसका अपोज किया। अपोज यानी रैली निकालना चालू किया। इसी दौरान जो एसीपी थे यानी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया जब ये लोग लाहौर में रैली निकाल रहे थे साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए। जब ये लहरी चल रही थी तो जब एसीपी ने लाठीचार्ज किया इसके ऊपर, तो उसमें लाला जी उसको लीड कर रहे थे और उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी। अब जो एसीपी थे असिस्टेंट पुलिस और सुप्रिटेंडेंट, उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया ये जो रैली निकाली थी साइमन कमीशन के खिलाफ, और जिसमें जो लाला जी थे उनको बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरीज हुई, चोटें लगी। और कुछ महीने के बाद जब उनका ट्रीटमेंट चला तो पर लेकिन वो इसमें सरवाइव नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। जब ये डेथ के बारे में जो वीर भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, इनको पता चला तो इन्होंने सैंडर्स पे अटैक किया और उनको मार दिया। देन अगेन ये वापस से चीज़ें हुई, जो यहाँ पर के इंडिया के जो हेड थे उन्होंने वापस से एक ड्राफ्ट कंसीडर किया और उसमें ये सीधा सा उन्होंने किया कि ये इंडिया के डेलीगेट्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और उसमें आपके जो कमीशन का जो मेन प्रोफाइल है उसमें वो मदद करेंगे। देन इट स्टेटेड दैट Hindi Wazir Burkhan had presented a draft of the constitution as in a Simon Commission in which it is stated that Indian leaders of all parties formulate appropriate constitution which the British government will further think about। जब ये चीज़ हुई तो जो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इसके लिए सारी पार्टीज़ को मिलाया, सारी पार्टी से डिस्कस किया और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन भेजा, एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा कि ये अगर देखा जाए आगे से इस तरीके से हमारे देश के अंदर चीज़ों को
हैंडल किया जाएगा, संविधान के हिसाब से किया जाएगा, जिसमें उन्होंने रखा कि प्लीज़ आप इसको सोचिए और इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। देन अगेन नेशनल जनरल असेंबली, जो जिसको लीड कर रहे थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी एक ड्राफ्ट किया जिसमें उन्होंने ये स्टेटस रखा कि दैट वी वांट विच स्टेट द डोमिनेंट स्टेटस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स एंड एडल्ट सफरेज। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन विच पहले क्या होता था कि अंग्रेज़ों के टाइम पे जो लॉज, जो कोर्ट होते थे, वो सारे ब्रिटिशों के द्वारा रन किए जाते थे। तो इसमें ब्रिटिश लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, क्योंकि वो उनकी ही गवर्नमेंट के लोग थे, उनके ही अपॉइंट किए हुए लोग थे। तो ज़्यादातर जो डिसीज़न आते थे वो ब्रिटिश फेवर में आते थे, वो कभी सही होते थे और कभी गलत होते थे। नेक्स्ट हमारा जो आता है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आता है। फंडामेंटल राइट जैसे आप अच्छे जानते हैं, राइट टू वोट, राइट टू स्पीच, राइट टू फॉलो रिलीजियस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये इस तरीके की चीज़ें उनको दी जाएं। नेक्स्ट है हमारा एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज में उनको दिया गया था कि ताकि लोगों को वोट करने का अधिकार मिले और वो लोग अपने हिसाब से अपनी सरकार को चुन सकें। नेक्स्ट जो हमारा सिचुएशन आता है वो डोमिनेंट स्टेटस आता है, जिसके तहत अगर देखा जाए तो इंडिया को ये अधिकार मिले कि वो इंडिया को अपने हिसाब से रन कर सके। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो मीन्स यहाँ पे हमें खुद पावर दी जाए, इंडियंस लीडर को पावर दी जाए कि वो देश को अपने हिसाब से वो चला सकें। नाउ मूविंग अहेड, जब ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि उस वक्त अगर देखा जाए तो डोमिनेंट स्टेटस जो था वो ब्रिटिश के हाथ पे पूरा था, पूरी सरकार जो है वो ब्रिटिश चलाती थी। एज पर बीइंग इंडिया, इंडियन लोगों को अधिकार नहीं था अपने ही देश के बारे में कुछ करने के लिए, अपने सरकार खुद चुनने के लिए। उनकी जो जुडिशरी थी वो भी उनके फेवर में नहीं थी, जिसकी वजह से देखा जाए तो जो इंडिया के जो यूथ थे वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, उदास थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर एक कमिटी बैठाई। जैसे ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी इन लाहौर, एक लाहौर में नदी है जिसका नाम रावी है, जो आपकी 5 नदियों में से एक कंसीडर की जाती है। जैसे चेनाब हो गया, झेलम हो गया, सतलज हो गया, उसमें से एक रावी है जो लाहौर से पास होती है। उसके नदी के किनारे बैठकर जवाहरलाल नेहरू ने एक असेंबली कंसिडर्स कर एक असेंबली बनाई और उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास किया, कंप्लीट इंडिपेंडेंट, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं पूर्ण स्वराज, यानी पूरी तरीके से हमें आज़ादी चाहिए। सो आफ्टर दैट ऑन 26th of January 1930 द मेंबर्स टुक द ओथ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 को जितने भी जो मेंबर थे नेशनल जनरल असेंबली, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं नेशनल जनरल असेंबली, इस जो जितने भी मेंबर थे उन्होंने शपथ लिया कि आज से हम इंडिया को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस देश मानते हैं, घोषित करते हैं। सिंस इसके लिए ही हमारे लिए जो 26 जनवरी का जो दिन है, जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, वो इसी डेट से लिया गया है। रिपब्लिक डे मीन्स उस दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। सो नाउ एज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब यहाँ पे अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और इवेंट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी जो भी कायदे कानून हैं जो देश की जनता के लिए सही नहीं है, उन कानूनों को ब्रेक करना, यानी डिसोबीडियंस, यानी ओबीडियंस, उसको नहीं मानना। तो यहाँ पे गांधी जी ने एक रैली निकाली थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली जो रैली निकाली गई थी, ये जो कानून का जो लॉ था, सॉल्ट लॉ, उसको ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने रैली निकाली थी। अब इस रैली का जो मेन मकसद था, मेन क्यों किया गया था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों ने सीधा एक लॉ ला दिया था जिसके तहत इंडिया के कोई भी लोग नमक का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ना नमक बना सकते हैं, सिर्फ अंग्रेज़ी नमक बनाएंगे और उसका बिजनेस करेंगे। तो इस चीज़ के खिलाफ गांधी जी ने दांडी यात्रा करा, जो इनका अहमदाबाद से स्टार्ट हुई थी और नवसारी में जो दांडी गांव है वहाँ पे जाके एंड हुई। वहाँ पर गए समुद्र किनारे, उन्होंने वहाँ पे फिर नमक बनाया और उसके बाद इस लॉ को ब्रेक किया। चलिए थोड़ा सा और आगे डिटेल में जानते हैं। ऑन 12 मार्च 1930, तकरीबन 12 मार्च 1930 के आसपास गांधी जी ने इस रैली को स्टार्ट किया, जो कि उनके हरिजन आश्रम गांधी जी में, साबरमती में लोकेटेड है, वहाँ पर से इन्होंने स्टार्ट किया। तकरीबन पूरा महीना
ये जो मार्च था, ये जो रैली थी 370 किलोमीटर चलने वाली थी, जो गांधी अहमदाबाद से निकलकर दांडी तक आने जा रही थी। ये जो मार्च है 12 मार्च से स्टार्ट हुआ और तकरीबन 6 अप्रैल को सुबह सुबह दांडी बीच, दांडी समुद्र किनारे गए। उन्होंने फिर वहाँ पे जाके कानून बनाया और सॉरी नमक बनाया और उसके बाद डिक्लेयर किया कि आज से मैं इस कानून को मैं ब्रेक करता हूँ। देन इस तरीके से दांडी यात्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और यहाँ पर फिर अंग्रेज़ों ने अधिकार दिए। किस तरीके से अधिकार दिए वो चीज़ हम आगे जानेंगे। नाउ इसके बाद दूसरा एक इवेंट है, श्री महादेव भाई देसाई हैज़ कंपेयर्ड दिस इवेंट एज महाविनिष्करण। अब यहाँ पे देखा जाए, ये जो एक इवेंट था ये एक देश की जनता के लिए बहुत ही बड़ा एक इवेंट था, क्योंकि इसमें पहली बार जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया था और जिसमें अंग्रेज़ों को थोड़ा बहुत झुकना पड़ा था। इसके लिए इसका जो नाम रखा गया है महाविनिष्करण, द ग्रेट रिनाउंसिएशन। देन अब दांडी मार्च के टाइम पे, अब दांडी मार्च किस तरह हुई? दांडी मार्च के साथ साथ में बहुत सारे देश के लोगों ने सपोर्ट किया। किस तरह से सपोर्ट किया? जैसे नंबर 1, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी विदेशों से जो भी सामान आते हैं उनको हमें नहीं खरीदना है, ना बेचना है, ना खरीदना है। प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, शराब को पूरी तरीके से बंद कर देना है। रिमूविंग अनटचेबिलिटी, छूत अछूत जैसी जो भी समाज में हमारी बुराई उसको ख़त्म कर देना है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अब हिंदू मुसलमान एकता को लेके यहाँ पे शपथ ली गई थी कि हम सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को एक होकर ये चीज़ करना है। जब दांडी मार्च जब चला था उसके बाद गांधी जी की जो बातें हैं, जो बोल हैं, पूरी दुनिया वाले, पूरी इंडिया वाले बहुत अच्छे से वो फॉलो करते थे। जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चली तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी को बुलाया और इस जो इनविटेशन था, एक तरफ गांधी जी और उनकी पूरी टीम, एक तरफ अंग्रेज़ और उनकी पूरी टीम। और इस जो मीटिंग को नाम रखा गया था, राउंड टेबल नाम रखा गया था और इसमें टोटल 2 मीटिंग कंडक्ट हुई थी। जो पहली मीटिंग कंडक्ट हुई थी ये लंदन में हुई थी, जो 1930 में हुई थी। ये फेल हो गई क्योंकि इसमें कांग्रेस के किसी भी मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। देन वापस से सेकेंड राउंड टेबल हुआ और इसमें उन्होंने कांग्रेस ने अपनी तरफ से गांधी जी को नॉमिनी चुना कि हमारे तरफ से महात्मा गांधी जी जो है वो जाके वहाँ पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब इंसिडेंस हुआ तो यहाँ पे उन्होंने अंग्रेज़ों से पाया कि अंग्रेज़ लोग हैं वो पार्शलिटी कर रहे हैं, आधे लोगों को राइट दे रहे हैं, आधे लोगों को राइट नहीं दे रहे हैं। जैसे उन्होंने नमक बनाने की परमिशन दी, पर लेकिन यही कहा कि जो समुद्र किनारे लोग रहते हैं उनको ही हम सिर्फ नमक बनाने देंगे और नमक करने का बिजनेस देंगे। सो जब ये सारी चीज़ें हुई गांधी जी को बहुत ही बुरा लगा, अफसोस लगा। फिर उन्होंने वापस से इंडिया के लोगों को अपील किया कि दैट अब हमें फाइनल स्ट्रगल यानी लास्ट फाइट करनी है। तब उन्होंने स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो। और ये भी किसके तहत हुआ? एक मिशन एक लाया गया था जिसको कहते हैं क्रिप मिशन। प्रपोजल इंडिकेटेड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। जब ये सेकेंड राउंड टेबल जब पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया, यानी जैसा रिजल्ट आना था वैसा नहीं आया, तो इंडिया के लोगों को लगा कि दैट ब्रिटिशर जो है वो अभी कभी भी देश को हमारे छोड़कर नहीं जाएंगे। जब ये चीज़ हुई तो लोगों से गांधी जी ने अपील करी कि दैट आप डिसअपॉइंट मत होइए, आप एक फाइनल लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। कीपिंग इन माइंड द वर्ल्ड वॉर सिचुएशन, द कांग्रेस वर्किंग कमिटी डिसाइडेड टू एंड द इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब जब विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त अगर देखा जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चालू था 1939 से लेके, तो कांग्रेस कमेटी ने डिसाइड किया कि अब कोई अलग अलग सत्याग्रह नहीं करेगा। नाउ on 8th of August by All India Congress Committee passed a resolution for the quit India। फिर उसके बाद 8 अगस्त को उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने स्लोगन दिया कि दैट अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ये रेजोल्यूशन पास किया। देन गांधी जी declared that this is my final struggle for the independence and gave slogan do or die to the people of India। गांधी जी ने भी अपनी लास्ट वर्ड दिए कि ये मेरा लास्ट स्ट्रगल है जिसमें हम अब या करो या मरो की सिचुएशन उन्होंने रख दी। देन गांधी जी एंड द अदर प्रोमिनेंट लीडर वर अरेस्टेड अर्ली मॉर्निंग ऑन 9th of August 1942 एंड न्यूज़पेपर वर बैन। जब ये सब चीज़ सुनी ब्रिटिश लोगों ने तो उन्होंने डायरेक्ट ही महात्मा गांधी और उनके साथ में काफ़ी लीडरों को अरेस्ट कर लिया। और ये जो अरेस्ट की डेट थी 9th अगस्त 1942, और जितने भी जो न्यूज़पेपर जो इंडिया में चलते थे उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया। देन
उसके बाद जब ये बात पूरे देश में पता चली, जब देश में एक हंगामा जैसा हो गया, शहर के लोग, गांव के लोग, जिसमें सारे मजदूर, किसान, जवान, विद्यार्थी, टीचर्स, बिजनेसमैन, औरतें, बच्चे, सभी आके आए फोरफ्रंट पे इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। देन गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू सप्रेस द एगिएशन वाज असिस्टेड बाय द पीपल। जब सरकार ने इस जो एगिएशन थी, ये जो भावना थी, उसको दबाने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड में ये जो दबाने की कोशिश करी वो और ज़्यादा भड़क गई और तबाही की तरफ बढ़ने लगी। अब इसमें फिर सुभाष चंद्र बोस आते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े लीडर्स हैं। अब थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जान लेते हैं कि इनके बारे में थोड़ा जानते हैं और फिर किस तरीके से इन्होंने भी इंडिया की आज़ादी में कंट्रीब्यूशन किया। नंबर वन, सुभाष चंद्र बोस, जिनकी पैदाइश जो बॉर्न हुए थे 23 जनवरी 1987, और ये कटक उड़ीसा में पैदा हुए थे। देन ही पास द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिन्होंने इंडिया से और ब्रिटेन से सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसको आज हम आईएएस या फिर यूपीएससी या फिर आईपीएससी के एग्ज़ाम के नाम से हम जानते हैं इनको। देन ही ज्वाइन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल इन 1921। फिर जब उन्होंने आईएएस के एग्ज़ाम कर ली, उनको लेकिन देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए वो सीधा इंडिया आए और सीधा यहाँ पर आकर फॉरवर्ड ब्लॉक करके गांधी जी की पार्टी थी उसको ज्वाइन कर लिया। अब इन्होंने तकरीबन देखा जाए बहुत ही अर्ली एज में इन्होंने गांधी जी की पार्टी को ज्वाइन किया और ये 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी सेलेक्ट हुए। देन थोड़े टाइम के बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और इन्होंने फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक टीम बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। गांधी जी को इसलिए छोड़ा क्योंकि सुभाष चंद्र बोस थे, वो काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी काफ़ी लड़ाकू दिमाग वाले थे, और महात्मा गांधी जो थे वो काफ़ी शांत दिमाग के थे। तो ये दो बहुत बड़ी जो सोच में डिफरेंस थी, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की जो टीम थी उनको लेफ्ट किया और ख़ुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। देन अब इसके बाद जब इनके विचारधारा जब पता चले, इनके एक्ट के बारे में पता चला, तो अंग्रेज़ों ने इनको इंडियन डिफेंस कोड यानी हमारा जो राष्ट्र की सुरक्षा में ये हानि पहुंचाने के उसमें सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया। लेकिन कैसे भी करके लेकिन उनको जो ये इंडियन डिफेंस कोड के तहत जिनको अरेस्ट किया था, इनको जेल में रखा गया, लेकिन जेल में इन्होंने अनशन किया यानी फास्ट किया, और फिर उसके बाद इनको तबीयत ख़राब होने की वजह से अंग्रेज़ों ने इनको हाउस अरेस्ट करा दिया, यानी इनको घर पे रखा और चारों तरफ सिक्योरिटी रख दी। लेकिन बड़े आराम से ये अपने हाउस अरेस्ट से बाहर निकल गए और सीधा ये पहुंच गए बर्लिन वाया अफ़गानिस्तान होते हुए। अब जब ये बर्लिन जाने का इसलिए मकसद था क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जर्मनी और ब्रिटेन दोनों आमने सामने लड़ रहे थे। तो इंडिया जो है, इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की तरफ से लड़ने गए थे, और जर्मनी ब्रिटेन का दुश्मन है, तो ये सोच रखते हुए वो जर्मनी में जाके हिटलर से मिले, उन्होंने उनको सपोर्ट करने के लिए एग्री हुए। देन फिर वो वहाँ पर से जर्मनी से निकले, फिर वो जापान पहुँचे वाया सबमरीन। 1943 को ये जापान पहुँच गए। देन जापान के लीडर से वहाँ पर से उन्होंने बात करी, वहाँ पर भी उन्होंने कोऑपरेट करने की मदद करने का जो डिसीज़न था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और देन आफ्टरवर्ड 2 जुलाई 1943 को वो सिंगापुर पहुँचे, जहाँ पे इन्होंने IIL इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी हम जानते हैं आज, उसके लीडर बने। और फिर वहाँ पे जाके उनका जो नाम है वो नेताजी, वहाँ पे उनका नाम रखा गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया लीडर थे। देन अब जब वहाँ पे वो पहुँचे, वो फिर इंडिया आए, फिर उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, इंडियन गवर्नमेंट, एंड अपॉइंटेड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जैसे आज के टाइम पे हमारी जो सरकार है, उसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी एक गवर्नमेंट बनाई जो पैरेलल अंग्रेज़ों के साथ में चलेगी, और उसके लिए इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपनी एक टीम भी बनाई जो सारे मिनिस्टर्स हैं। एंड देन उन्होंने फिर स्लोगन दिया कि दैट चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान कर दिया था। देन अब ये सब चीज़ आगे बढ़ने लगी धीरे धीरे करके। मई 1944 नेताजी के लीडरशिप के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने रंगून, प्रोम, कोहिमा, इन सब को कैप्चर कर लिया, और फिर धीरे धीरे करके ये इम्फाल हमारा देखा जाए तो हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है, जहाँ पे हमारा
आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, इम्फाल भी उसी में एक स्टेट आता है। तो वो साइड के रीजन को इन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। देन 1945 आया। उस वक्त एक इंसिडेंस हुआ जिसमें यूएसए में, अमेरिका ने जापान के दो बड़े बड़े बहुत ही इंडस्ट्रियल स्टेट्स को बॉम्बिंग करी, नागासाकी एंड हिरोशिमा। अब जब ये सब चीज़ हुई तो जापान पूरी तरीके से फाइनेंशियली टूट गया और फिर जापान ने विड्रॉ कर लिया, और जैसे ही ये बॉम्बिंग हुई उसके दूसरे दिन से ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो जापान ने सुभाष चंद्र बोस की जो गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट, उसको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके देश में खुद पैसों की कमी आ चुकी थी। देन अब यहाँ पे ब्रिटिश एयरक्राफ्ट, अब ब्रिटिश लोगों ने, क्योंकि जो ईस्टर्न स्टेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त जंगल वाला है, तो यहाँ पे जो आपकी जो गोरखा टेक्निक अपना रहे थे सुभाष चंद्र बोस और उनकी आर्मी, वो अंग्रेज़ लोग नहीं टिक पा रहे थे, जिसकी वजह से फिर ब्रिटिश लोगों ने अपना एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज से बॉम्बिंग करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जो आज़ाद हिंद फौज है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लगा और बहुत ही क्रिटिकल हो गया। देन on August 18, 1945, he started from Taipei airport of Formosa of Tokyo. अब उन्होंने फिर वापस से जापान से निकलने की कोशिश करी, बट लेकिन जब इनका प्लेन आसमान में ही था, कैसे करके प्लेन में आग लग गई, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी चोटें लगी और बहुत ही सीरियस इंजर्ड हो गए, और फिर उनके ट्रीटमेंट के दौरान वो मारे गए। हालांकि ये आज भी एक मिस्ट्री है, सुभाष चंद्र बोस की डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, क्योंकि उनकी डेड बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई, तो जिस बेस पे आज भी इनकी डेथ जो है वो एक मिस्ट्री है। देन मूविंग अहेड, ऑन फरवरी 20, 1947, दैट एटली, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने अनाउंस किया कि दैट वो इंडिया के गवर्नमेंट को पूरी पावर हैंड ओवर करना चाहते हैं, और वो बहुत जल्दी हैंड ओवर कर देंगे, और उससे एक साल के बाद वो इंडिया से अपने जितने भी जो उनके डेलीगेट्स हैं, जितने भी जो सोल्जर्स हैं, मैनेजर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो पूरी जितनी भी ब्रिटिश आर्मी वहाँ पे है उसको वो वापस बुला लेंगे। देन जब ये चीज़ हुआ तो एक ये वर्बल था। देन और ये जो चीज़ जो रिटर्न हुई है, तकरीबन 14 अगस्त 1947 को एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन हुआ ब्रिटिश और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में कि दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड इंडिया इज़ अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री, एंड नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड इंडिया इज़ बिन हैंड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी लीडर थे उनको हैंड ओवर किया जा रहा है, और अंग्रेज़ यहाँ पर से अब पूरी तरीके से चले जाएंगे। जब ये सब चीज़ हुई उस वक्त माउंटबेटन को लाया गया जो वाइसरॉय थे, एंड व्हेन ही टुक चार्ज ऑफ हिज फोर्स, कम्युनल राइट हैज स्टार्टेड, द कंडीशन ऑफ इंडिया बिकम पैथेटिक। अब जब माउंटबेटन जब यहाँ पर से जा रहे थे तो उन्होंने एक यानी आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने ट्राई किया था कि कैसे भी करके जो इंडिया की जो यूनिटी है उसको तोड़ना है। और ये जो कम्युनल राइट है वो आज से तकरीबन 40 साल पहले एक बार और हो चुका था, जब इन्होंने बंगाल का डिवीज़न किया था। उस वक्त भी हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा, दंगे करवाए थे, और उसके बाद से ही हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा होना चालू हो गई। इसीलिए गांधी जी ने जब आज़ादी के टाइम पे जब उन्होंने फाइनल मूवमेंट रखा, क्विट इंडिया मूवमेंट, उन्होंने खासकर ये अपील की थी हिंदू और मुसलमानों से कि सभी एक हो जाएं। देन अब इसकी वजह से इंडिया और इंडिया की कंडीशन बहुत पैथेटिक होने लगी। उस वक्त अंग्रेज़ों ने कोशिश की थी कि इंडिया के अंदर एक पार्टीशन लाया जाए, जिसमें उन्होंने सारे मुस्लिमों को, जो भी मुस्लिम थे उनको उन्होंने ज़्यादा अथॉरिटी, ज़्यादा पावर देना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से एक ऑटोमेटिकली दिल के अंदर एक नफ़रत पैदा होने लगे दूसरे धर्म के लोगों से। सो देन जब माउंटबेटन आए तो उन्होंने जो लीग ऑफ मुस्लिम लीग्स के जो लीडर थे जिन्ना, उनको सजेस्ट किया कि ये हमारे देश में चलने वाला है, तो इससे बेहतर है कि आप अपना एक देश खुद क्यों नहीं बना लेते जहाँ पे सारे मुसलमान रहेंगे। जब ये सब चीज़ चल रही थी तो उस वक्त इंडिया के अंदर दंगे भी बहुत चल रहे थे, दंगे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो ये सब चीज़ दिमाग में रखते हुए देन सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर कांग्रेस लीडर, उनको एहसास हुआ कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर हम एक सेपरेट देश नहीं बनाएंगे तब तक हमारे देश के अंदर ये सारी तकलीफ़ें चलती रहेंगी। सो जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने फिर एक सेपरेट नेशन की बात करी, उसके बाद पाकिस्तान का एग्जिस्टेंट हुआ। देन ऑन 24 मार्च
वाइसरॉय जो माउंटबेटन थे उन्होंने ये स्कीम प्रेजेंट करी। अलॉन्ग विद दिस उन्होंने ये भी रखा कि जैसे कोई अल्टरनेटिव, कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक का नाम होगा पाकिस्तान, दूसरे का नाम होगा इंडिया। और ये सारी चीज़ जो है ये जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और के बीच के सामने रहते हुए माउंटबेटन ने, और जो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे जिन्ना, उनके सामने ये सारी चीज़ें हुई। देन आफ्टर डिस्कशन and pondering, finally, on June 3rd, 1947, Viceroy Mountbatten decided the plan, the freedom and acceptance of the partition in the meeting partition of India. फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो वाइसरॉय थे उन्होंने सीधा प्लान रखा जिसमें फ्रीडम, आज़ादी और जो भी कंडीशंस लाई जा रही हैं इंडिया के पार्टीशन के लिए वो एक्सेप्ट किया जाए। इसके लिए इसको हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं, क्योंकि पार्टीशन का असली जो डिवीज़न किया गया, जो कंडीशंस लगाई गई, जो मेन करने में जो फोर्स किया था वो माउंटबेटन थे। एक तरीके से कहा जाए कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न जो है इंडिया के लोगों या लीडर ने नहीं किया, माउंटबेटन ने इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न किया। देन अब पार्टीशन हो गया। अब यहाँ पे ये रखा गया था कि कौन कौन से जिनको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जा सकते हैं, जिनको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रह सकते हैं। सो इस बेस पे द पीपल ऑफ ईस्ट बंगाल, साइलेट प्रोविंस ऑफ असम, डिसाइडेड टू ज्वाइन ईस्ट पाकिस्तान। West Bengal and East Bengal were affiliated with India. As per the decision of their assembly, West Punjab joined with Pakistan। यानी आज जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और दूसरा हम जिसको सिंध के नाम से जानते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान ज्वाइंट होंगे। अलॉन्ग विद दिस नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जैसे सिंध एंड बलूचिस्तान, इन्होंने भी पाकिस्तान जाना सही समझा। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर ये पार्लियामेंट में ये पास कर दिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट माउंटबेटन के खिलाफ, दैट अकॉर्डिंग टू इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज माउंटबेटन एंड जनाब जिन्ना वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? माउंटबेटन। और दूसरे पाकिस्तान के कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल? पाकिस्तान थे, जिन्ना थे। देन India becoming independence and the immediate problem of its India and Pakistan to separate, Indian nation came to existence as a result of Mountbatten and Indian Independence Act। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इंडिया आज़ाद हुआ और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन ये आज़ादी होते साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया के सामने आने लगी। जैसे रिहैबिलेशन मतलब जो भी अर्थव्यवस्था, सोशल, इनको वापस से रिस्टोर करना और वापस से जो सिचुएशन है इंडिया को वापस से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना, आर्मी को स्टेबलाइज करना, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पे पार्टीशन हो रहा था। जो भी चीज़ थी उनको वापस से सिक्योर करना, और बहुत ही ज़्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोगों ने मिलकर बहुत ही सब्र के साथ में और बहुत ही अच्छे से देश की सारी प्रॉब्लमों को धीरे धीरे करके सॉल्व करना स्टार्ट किया। देन द डेप्यूटी जनरल, the Deputy Prime Minister and the Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel merged India's about 562 small and big princely state of India into Indian Union। तकरीबन उस वक्त तकरीबन हमारे देश में 562 रियासतें थीं। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये सभी रियासतों को एक करना बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। धीरे धीरे करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एक किया और उसके बाद एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉर्म किया, जिसकी वजह से आज हम जानते हैं कि हमारे देश में 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज, ये सब मिला के टोटल 562। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनका जो सोच, डिटर्मिनेशन, उनकी जो चाहत, विश, डिप्लोमेटिक कितनी ज़बरदस्त थी। इसीलिए तो इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहा जाता। अब ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये चार्ट जो है ये हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए इंपॉर्टेंट इवेंट्स के चार्ट हैं। ठीक है, जैसे 1922-47 गांधीयन एज, 1919 को मॉन्टे क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म आया, 27 में साइमन कमीशन, 26 जनवरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। देन 11 मार्च 1933 अनाउंसमेंट ऑफ दांडी मार्च। देन 12 मार्च 1933 एडी दांडी मार्च हुआ। 5 अप्रैल 1930 गांधी जी दिल्ली पहुँचे। अब ये सारी जो डेट्स हैं ये सारी आप डेट्स में मेमोराइज कर लीजिएगा, और ये जो डेट्स हैं आपकी
बहुत ही ज़्यादा MCQs, FIB, fill in the blanks, ये सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं। सो राइट नाउ ये जो चैप्टर को हमने शॉर्ट में कवर किया और कोशिश करी है मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर कहीं पर किसी को कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहता है, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। वेरी सुन आई विल प्रिपेयर द क्वेश्चन आंसर ऑफ द सेम। थैंक यू वेरी मच।